हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में पूरी एनर्जी, पूरी इंथुजियाज्म के साथ कर रहे होंगे। तो आज डे 4 है हमारे 45 डेज बैक लक यूट्यूब सेशंस का, और आज के सेशन में हम एरर डिटेक्शन के कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने किया था, एरर डिटेक्शन वाला ही टॉपिक आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, तो प्रैक्टिस मॉक पे काफ़ी अच्छा एक सेल चल रहा है अभी, क्रिसमस सेल, जहाँ पे आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट 35% ऑफ मिलेगा आपको। जितने भी हमारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनके जितने भी रिसोर्सेज हैं, मॉक्स हो गए, वीडियो कोर्सेज हो गया, फिर आपका PDF कोर्सेज हो गया, तो उन सब पे आपको फ्लैट 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो अगर आपको ये ऑफर अवेल करना है तो आप कूपन कोड सैंटा SANTA कूपन कोड SANTA सैंटा लगाते ही आपको फ्लैट 35% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आप कोई भी रिसोर्स परचेज करना चाहते हो, मॉक टेस्ट, PDF कोर्स या वीडियो कोर्स, तो आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा ऑफर है, करना चाहिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे लेवल के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन से। पहले एक बार आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, ये देखने के लिए कि मतलब नॉर्मल वाला ही है या फिर थोड़ा सा कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है ये। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर। एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक सेंटेंस के किसी एक पार्ट में एरर हो सकता है, ठीक है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। हमारा काम क्या है कि किस पार्ट में एरर है उस पार्ट को हमें सिलेक्ट करना है और चूज़ करना है एज एन आंसर। इफ़ अ सेंटेंस इज़ फ्री फ्रॉम एरर सिलेक्ट नो एरर। और अगर हमें कोई एरर नहीं मिलता है, मतलब कि अगर एरर है ही नहीं और तब हमें नहीं मिलता है, तो हम नो एरर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो को एक बार पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम साथ में करते हैं। चलो। As the coronavirus outbreak in China shows no signs of abating anytime soon, some companies that buy and sell goods in the Chinese market had considering the legal defense of force majeure, ठीक है, या फिर नो एरर। तो देखते हैं पहले कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। कहना ये चाह रहा है कि जो कोरोना वायरस आउटब्रेक हुआ है चाइना में, shows no sign of abating। अबेटिंग का मतलब होता है कम पड़ना, ठीक है। अबेटिंग में आप कह सकते हो रिड्यूसिंग। मतलब जो आउटब्रेक चल रहा है चाइना में कोरोना वायरस का, उसमें ऐसा कोई साइन हमें दिख नहीं रहा है कि वो कम होगा एनी टाइम सून, हाल फिलहाल में कभी कम नहीं होने वाला। सम कंपनीज डेट बाय एंड सेल गुड्स, कुछ कंपनियां जो कि सामान खरीद बिक्री करती है इन द चाइनीज़ मार्केट में करती है, हैड कंसिडरिंग द लीगल डिफेंस ऑफ फोर्स मैज्योर। उन्होंने कंसिडर किया, उन्होंने सोचा है कि जो लीगल डिफेंस है फोर्स मैज्योर का, वो उन्होंने कंसिडर किया है। अब ग्रामेटिकल वे में देखते हैं क्या क्या है। तो एज द कोरोना वायरस आउटब्रेक इन चाइना सोज, अब सोज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। किसके लिए आया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आया होगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो हम इसका ढूंढते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो क्या चाइना है? नहीं, चाइना सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या है, इन है। इन क्या है, प्रेपोजिशन है। और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन है तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी जो चाइना है या इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, हम थोड़ा और पीछे चलते हैं। तो द कोरोना वायरस आउटब्रेक, ठीक है। कोरोना वायरस आउटब्रेक जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसी के लिए ये सिंगुलर वर्ब शोज आया है। अब हम देख रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पे कोरोना वायरस भी दिया है, यहाँ पे आउटब्रेक भी दिया है, तो क्या दो सब्जेक्ट नहीं हो गए? देखो ये ना, अगर तुम कहो तो ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या होता है, दो नाउन साथ में होते हैं, ठीक है, जिसमें आप ये समझो कि जो कोरोना वायरस है ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और आउटब्रेक को मॉडिफाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि आउटब्रेक है, आउटब्रेक आया हुआ है। किसका आउटब्रेक आया हुआ है? तो कोरोना वायरस का। तो ये बताने के लिए कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक आया हुआ है, पूरा कोरोना वायरस आउटब्रेक लिखना पड़ा। बट आउटब्रेक क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, ऐसे नहीं लगा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसीलिए सोज लगा हुआ है, ठीक है। नो साइंस ऑफ अबेटिंग, ठीक है। नो, ठीक है। साइंस क्या है, नाउन है, प्लूरल नाउन है, उसके लिए एडजेक्टिव आया है नो, बिल्कुल सही है। ऑफ फिर से एक और प्रेपोजिशन है।
हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या बन सकता है, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, जेरेंड बन सकता है। अब देखो तो अबेटिंग यहाँ पे आपको लग रहा होगा मे बी आईएनजी फॉर्म है, बट ये जेरेंड है एक्चुअली, ये अबेटिंग जेरेंड है, ठीक है। जब नाउन की वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म, जेरेंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, जब ये नाउन का फंक्शन करती है तो ये जेरेंड कहलाती है। तो यहाँ पे इस पार्ट में कोई सेंटेंस नहीं है, कोई एरर नहीं है, सॉरी, क्योंकि सब कुछ सही है। सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ नाउन है तो नो उसका एडजेक्टिव है, एंड ऑफ प्रेपोजिशन के लिए जेरेंड भी आया हुआ है। आगे देखते हैं। एनी टाइम सून में कोई एरर नहीं है। सम कंपनीज डैट बाई एंड सेल गुड्स, ठीक है। कंपनीज चूँकि प्लूरल है तो बाई और सेल भी प्लूरल फॉर्म है वर्ब्स की, एस तो लगा नहीं है, एस ई एस लगा नहीं है, तो बाई एंड सेल भी प्लूरल इसके लिए आया है। जो डैट है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो डैट अगर हम एकदम अगर ग्रामर की टेक्निकलिटीज में चले जाए तो एक्चुअली ये जो बाई एंड सेल वर्ब्स है ये एक्चुअली है डैट के लिए, पर डैट खुद में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, क्योंकि डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो अपने ठीक पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर नाउन प्लूरल है तो डैट के बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होगी, ठीक है। तो बाई एंड सेल क्या करते हैं, गुड्स, सही है। इन द चाइनीज मार्केट, ठीक है, इन अगेन प्रेपोजिशन है, द चाइनीज मार्केट उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जब भी आपको सब्जेक्ट काफ़ी लंबा लगे, वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढना हो, तो आप प्रेपोजिशन पे ध्यान देना। जो ना प्रेपोजिशन के बाद है वो उसके ऑब्जेक्ट होंगे, वो सब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हैड कंसिडरिंग। देखो हैड प्लस वर्ब, इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेशन, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल तो ये वर्ब हो गया, कंस्ट्रक्शन ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ वर्ब लगती है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब लगती है, बट ये वर्ब थर्ड फॉर्म की होती है और इसी थर्ड फॉर्म वाले वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, जो कि गलत है। हमें कौन सी चाहिए, थर्ड फॉर्म, तो कंसिडरिंग नहीं कंसिडर्ड होगा, ठीक है। द चाइनीज मार्केट हैड कंसिडर्ड, तो एरर किस में था, सी में। द लीगल डिफेंस ऑफ फोर्स मैज्योर, बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं था। एरर किस में था, पार्ट सी में हैड के साथ कंसिडरिंग, ठीक है। अब हैड के साथ कंसिडरिंग था तो हैड कंसिडर्ड लिख दिया, बट कंसिडरिंग कब होता है, जब हम हैड बीन लिखते हैं, हैड बीन कंसिडरिंग। तो एक तो ये लिख सकते हो हैड बीन कंसिडरिंग, बीन के साथ आईएनजी फॉर्म लगा दी, बट बीन यहाँ पे था नहीं, तो या तो बीन लगा के आईएनजी फॉर्म रखो, या तो आईएनजी फॉर्म को ही चेंज करके थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले आओ। बट आपको यहाँ पे करेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ मार्क करना है कि कहाँ एरर है, तो आपको इतना तो सोचना ही नहीं है। यहाँ पे एरर देखा आपको, आपने सीधे मार्क कर दिया। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर हमारा है सी। आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो पहले खुद से कर लेना फिर करते हैं। क्या लिखा है, India's defense purchases from the United States have reached $17 billion. इंडिया ने जितने डिफेंस के आइटम्स परचेज किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, उनकी वैल्यू कितनी पहुंच गई है, $17 बिलियन, ठीक है। सिंस 2007, 2007 से अगर हम लेके चले कि 2007 से अब तक जितने भी डिफेंस परचेसेस किए हैं इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स से, उनकी वैल्यू इतनी हो चुकी है, $17 बिलियन, एज इट हैज़ पिवटेड अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल सप्लायर रशिया। और क्यों वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि जो आमतौर पर जो नॉर्मल सप्लायर था, रसिया हुआ करता था, वहाँ से इंडिया थोड़ा पिवट अवे हुआ है, थोड़ा सा हटा है और यूएस से ले रहा है, लुकिंग टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री एंड नैरो द गैप विथ चाइना, ठीक है। अब आते हैं ग्रामेटिकल वे में देखते हैं। तो इंडियाज डिफेंस परचेजेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हैव किस लिए आया है, क्यों आया है, हैव प्लूरल है तो क्या होगा, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। हैव रीच्ड क्या है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पहले ये समझ लेते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, हैव के साथ ये रीच थर्ड फॉर्म ही है। हैव क्यों आया है वो देख लेते हैं। क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स के लिए आया है, नहीं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और ये फ्रॉम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि फ्रॉम आया हुआ है,
तो फ्रॉम प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद ये नाउन आया है तो ये उसका ऑब्जेक्ट है। तो फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या इंडिया है? नहीं, इंडिया के डिफेंस परचेजेस जो कि प्लूरल नाउन है, ये है सब्जेक्ट, ये हैव का, इसलिए हैव आया है। तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। ये इंडिया के साथ ऐसा लगा हुआ है, मतलब कि ये पॉजेसिव केस दिखा रहा है कि इंडिया के सब्जेक्ट क्या है? डिफेंस परचेज ही सब्जेक्ट है, बट बता रहे कि किसका डिफेंस परचेज है? तो इंडिया के डिफेंस परचेज है। ठीक, सिंस के साथ 2007 लगा है। हमें पता है कि सिंस के साथ हमेशा कोई डेट लगती है, ईयर लगता है, कोई डे लगता है। सिंस हम लिख सकते हैं सिंस ट्यूसडे, हम लिख सकते हैं सिंस 27 जनवरी, सिंस 2016। ठीक है, इसके अलावा हम कोई पास्ट टेंस का इवेंट भी लिख सकते हैं, पास्ट टेंस इवेंट। ठीक है, सिंस इवेंट देयर। ठीक है, या कोई इंसिडेंट हुआ है, सिंस हर एक्सीडेंट, पास्ट टेंस का इंसिडेंट है, तो ये सब सिंस के साथ लिखते हैं। तो चूंकि ये ईयर है तो सिंस के साथ ठीक है। फ्रॉम के साथ लगता है, देखो फ्रॉम के साथ क्या लगता है? इसमें हम पीरियड लगाते हैं, जैसे सॉरी फ्रॉम कह रहा हूँ, फॉर के साथ लगता है पीरियड। जैसे फॉर हम लिख सकते हैं 3 months, 4 days, 1000 years, क्योंकि इससे आते हैं एरर्स। ठीक है, फॉर सिंस से, बट यहाँ पे सही है। एज इट हैज़ पिवटेड अवे, इट, अब इट किसके लिए आया है? क्योंकि इंडिया के ही डिफेंस परचेज की बात हो रही है, तो इंडिया के लिए ही आया होगा इट, क्योंकि इंडिया का ही डिफेंस परचेज यूनाइटेड स्टेट्स से जो ले रहे हैं, वो परचेज कर रहे हैं, वो उसकी वैल्यू बढ़ी है, उसी का रीज़न दे रहा है। क्यों वैल्यू बढ़ी है? क्योंकि वो हटा है। वो कौन? इंडिया हटा है। कहाँ से? फ्रॉम ट्रेडिशनल सप्लायर रशिया। ट्रेडिशनल, ठीक है, एडजेक्टिव है, किसके लिए आया है? नाउन के लिए। सप्लायर कौन है? रसिया है। इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। लुकिंग टू मॉडर्नाइज इट्स मिलिट्री एंड नैरो द गैप विद चाइना। ठीक है, यहाँ देखते हैं। लुकिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है? कॉमा के बाद सीधे आ गया है आईएनजी फॉर्म। तो याद रखो, सेंटेंस में हम कॉमा के बाद जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से कोई भी पार्ट स्टार्ट करते हैं तो वो या तो एज एन एडजेक्टिव या तो एज एन एडवर्ब काम करता है, बट वो सही होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये है इंडिया डिफेंस परचेज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हैव रीच्ड $70 billion since 2007 as it has pivoted away from traditional supply Russia looking to modernize। अब ये लुकिंग मतलब कौन देख रहा है? इंडिया ही देख रहा है। इंडिया ही। लुकिंग का मतलब क्या है? कि वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? मॉडर्नाइज करने का, अपने मिलिट्री और जो गैप है चाइना के रिलेशन में वो कम करने का। तो हमेशा क्या रखना, कॉमा के बाद हम जब भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म से कोई क्लॉज स्टार्ट करते हैं वो एज एन एडजेक्टिव या एज एन एडवर्ब काम करता है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है, टू मॉडर्नाइज। ठीक है, अब एंड के साथ पैरेलल रखना है, तो यहाँ पे मॉडर्नाइज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो नैरो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी सेम है। तो यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। ये एक नो एरर का क्वेश्चन था। तो आई होप आपको इसमें नो एरर आपने मार्क किया होगा, आपको कोई एरर नहीं मिला होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, मैं वो डाउट सॉल्व कर दूँगा। इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा, हर एक पार्ट को मैंने समझा दिया है। ठीक है, कोई भी अगर होता भी है तो इनकेस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो पॉज कर लेना, मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ पॉज कर लेना मतलब अब आगे आप समझ लेना कि पॉज करना है आपको। ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाऊँगा। देखते क्या है। क्लाइमेट चेंज कन्फ्रंट्स कंट्रीज विद द पॉसिबिलिटी ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेटरी ह्यूमन फ्लोज दैट दे विल फाइंड हार्ड टू एक्सेप्टिंग एंड इनह्यूमन टू रिफ्यूज। ओके, क्या कह रहा है? क्लाइमेट चेंज कन्फ्रंट्स कंट्रीज। क्लाइमेट चेंज जो है वो कंट्री के सामने आता है, क्या लेके आता है? विद द पॉसिबिलिटी ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेटरी ह्यूमन फ्लोज। ये पॉसिबिलिटी एक पॉसिबिलिटी के साथ आता है कि क्लाइमेट चेंज के साथ काफ़ी काफ़ी नंबर्स में ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करेंगे। दैट दे विल फाइंड हार्ड टू एक्सेप्टिंग एंड इनह्यूमन टू रिफ्यूज़। और वो जो माइग्रेशन होगा तो जो कंट्रीज़ होगी वो उस टाइम डिलेमा में हो जाएगी, क्योंकि वो मतलब एक तो रिफ्यूज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस चीज़ को कि इतने सारे माइग्रेटर, मतलब काफ़ी रिसोर्सेज पे भी स्ट्रेस पड़ता है। बट इनह्यूमन भी होगा कि अगर कोई हमारे पास आया है शेल्टर के लिए तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते। तो ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज कन्फ्रंट्स कंट्रीज विद द पॉसिबिलिटी ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेटरी ह्यूमन फ्लोज दैट दे विल फाइंड हार्ड टू एक्सेप्टिंग एंड इनह्यूमन टू रिफ्यूज।
अब ग्रामेटिकल वेज में देखते हैं। क्लाइमेट चेंज चूँकि सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो कन्फ्रंट सिंगुलर वर्ब बिल्कुल सही आया है। ये जो कंट्रीज है ये इस कन्फ्रंट्स का ऑब्जेक्ट है वर्ब का, और ये सब्जेक्ट है, ठीक है। कन्फ्रंट्स कंट्रीज विथ द पॉसिबिलिटी ऑफ वेव्स ऑफ माइग्रेटरी ह्यूमन फ्लोज, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ तक। दैट दे किसके लिए आया है, तो कंट्रीज़ के लिए आएगा, क्योंकि कंट्रीज़ में ही आएंगे माइग्रेट करके, तो कंट्रीज़ को ही वो डिलेमा मिलेगा। क्या डिलेमा कि हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, हम रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते। दैट दे विल फाइंड हार्ड टू एक्सेप्टिंग लिखा है। जो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, पता है आपको। तो टू एक्सेप्टिंग नहीं होगा, टू एक्सेप्ट होगा, टू एक्सेप्ट। और फिर देखो एंड के साथ पैरेललिज्म भी करना है, टू एक्सेप्ट एंड हार्ड टू एक्सेप्ट एंड इनह्यूमन हार्ड टू रिफ्यूज, ठीक है। तो टू एक्सेप्ट के साथ हमने टू रिफ्यूज पैरेलल भी कर दिया। और चूंकि हमें तो पता है कि टू जब इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर में हो तो आईएनजी फॉर्म या कोई और फॉर्म नहीं लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तुम्हारा एरर किस में था, डी में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, प्राइवेसी कंसर्न्स हैव ग्रो अलोंगसाइड टेक्निकल इनोवेशंस इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। प्राइवेसी कंसर्न्स, ठीक है, हैव ग्रो, बढ़े हैं। प्राइवेसी कंसर्न्स मतलब जो थोड़ी चिंता है प्राइवेसी को लेके वो बढ़ी है। अलोंगसाइड किसके साथ बढ़ी है, टेक्निकल इनोवेशन। टेक्निकल इनोवेशन मतलब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस कर रही है, वहाँ पे नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस कर रही है तो उसी तरह से उसके साथ साथ प्राइवेसी की जो चिंता है वो भी बढ़ रही है। इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा। अब इन्वॉल्विंग किसके लिए आया है, इनोवेशन के लिए आया है। कि इनोवेशन किस एरिया में हो रहा है, तो हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और बिग डेटा में। तो ये कहना चाह रहा है कॉन्टेक्चुअली सेंटेंस। अब ग्रामेटिकली देख लेते हैं। ग्रामेटिकली क्या है कि प्राइवेसी कंसर्न्स हैव ग्रो। प्राइवेसी कंसर्न्स क्योंकि प्लूरल नाउन है, कैसे पता चला प्लूरल नाउन है, ऐसा लगा है कंसर्न्स में। हैव बिल्कुल सही लगा है, बट ग्रो लिखा हुआ है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और ये क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो हैव ग्रो, ग्रो क्या है, ग्रो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए गलत है, ग्रोन होना होगा यहाँ पे। क्या होता है, ग्रो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ग्रू सेकंड फॉर्म, ग्रोन होता है थर्ड फॉर्म। तो ग्रोन चाहिए था यहाँ पे, तो एरर तुम्हें मिल गया, पार्ट ए में ही एरर था, तो काम तो खत्म हो गया। पर देख लेते हैं अलॉन्ग साइड टेक्निकल इनोवेशन, ठीक है। अलॉन्ग साइड मतलब कि बता रहा है कि साथ साथ में हो रहा है। अब इन्वॉल्विंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। याद करो जो ये वाला हुआ था कॉमा वाला, मैंने बताया था कॉमा के बाद आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है। बिना कॉमा के भी हम लिख सकते हैं जब छोटा फ्रेज लिखना हो, ठीक है। तो इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा छोटा फ्रेज है, तो इन्वॉल्विंग सीधे इसके बाद आ गया। यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि क्या बता रहा है कि टेक्निकल इनोवेशन किस एरिया में हो रहे हैं। तो जो किसी नाउन के बारे में बताए कुछ तो एडजेक्टिव ही होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का फंक्शन प्ले कर रहा है, जिससे मैंने आपको बताया था कि आईएनजी फॉर्म या तो एडजेक्टिव का या फिर आपके एडवर्ब का फंक्शन करती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इजी सा एरर था। अगर आपको वर्ब के ये फॉर्म्स पता थे, ग्रो ग्रू ग्रोन, तो आपको इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे ये मार्क करते और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते, जैसे हम बढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो आई होप कि साथ साथ में आप और भी रिसोर्सेज से क्वेश्चंस कर रहे होगे। यहाँ पे तो करो आप क्वेश्चंस, साथ में आप हमारे जो बाकी फ्री, क्योंकि ये तो क्वेश्चन यहाँ पे आप करके समझ पाते हो कॉन्सेप्ट क्या क्या है, फिर आप खुद से भी कुछ क्वेश्चंस किया करो। हमारे फ्री रिसोर्सेज से आप कर सकते हो, फ्री टेस्ट हमारे वहाँ पे जाओ। जो टॉपिक्स हुए हैं, पैराजम्बल हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गई है, रिडक्शन हो गया, वो क्वेश्चंस अपना सॉल्व करो खुद से। पीडीएफ से भी कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, ज़रूरी नहीं कि उस क्वेश्चन सेशन का ही हो, कोई भी क्वेश्चन आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिला, आपने किया, मॉक्स में किया, हमारे फ्री क्विज में किया, हमारे पीडीएफ कोर्स से किया, कोई भी क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता सकते हो हमें, ठीक है। हम वहाँ पे आपको क्वेश्चन का जो भी डाउट है वो सॉल्व कर देंगे। अब आते हो वापस से क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स मस्ट मेक टाइम एडजस्टमेंट्स नॉट ओनली टू देयर बिजनेस मॉडल्स एंड ऑपरेशनल अप्रोचेस बट ऑल्सो टू बोथ देयर टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक माइंडसेट्स। क्या कह रहा है कि फर्म्स जो कंपनीज है और गवर्नमेंट्स हैं उनको मस्ट मेक, मस्ट क्या बता रहा है कि ऑब्लिगेशन बता रहा है कि जरूरी है, मस्ट मेक, उनको करनी चाहिए क्या, एडजस्टमेंट। कैसे, टाइम एडजस्टमेंट्स। टाइम एडजस्टमेंट्स क्या होती है,
क्या वो घर में उनको टाइम एडजस्ट करना चाहिए? थोड़ा सा लॉजिकल हो गया, बट आगे पढ़ते हैं। ये एडजस्टमेंट्स कहाँ करनी चाहिए? तो नॉट ओनली टू देयर बिजनेस मॉडल, सिर्फ अपने बिजनेस मॉडल में ही नहीं करनी चाहिए और ऑपरेशनल अप्रोचेस में, बट ऑल्सो टू बोथ देयर टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक माइंडसेट। मतलब जो वो प्लान बनाते हैं, जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसमें भी एडजस्टमेंट्स करने चाहिए, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है, फर्म्स एंड गवर्नमेंट्स दो चूंकि नाउन है तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि हम फर्म्स को और गवर्नमेंट्स को दोनों की अलग अलग बात करें ना, फर्म्स भी करेंगे गवर्नमेंट्स भी करेंगे। मस्ट क्या है? ये मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मस्ट के बाद मेक है, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। टाइम एडजस्टमेंट्स नॉट ओनली टू, अब इस पार्ट पे ध्यान देखो, नॉट ओनली टू बट ऑल्सो टू। हमेशा नॉट ओनली बट ऑल्सो में काफ़ी बार जाता है बच्चों का ध्यान, क्योंकि यहाँ से एरर आ जाते हैं। होता क्या है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए। मतलब नॉट ओनली के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है, बट ऑल्सो के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। बट ऑल्सो के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है, नॉट ओनली के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि बट ऑल्सो के बाद टू, नॉट ओनली टू देयर बिजनेस मॉडल, टू प्लस नाउन है, यानी प्रेपोजिशन प्लस नाउन है नॉट ओनली के बाद। बट ऑल्सो के बाद भी टू बोथ देयर टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक माइंडसेट, तो यहाँ पे टू के साथ हमारा नाउन है, यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे देयर टैक्टिकल एंड स्ट्रैटेजिक माइंडसेट, ये नाउन ही तो है, जिससे यहाँ पे ये बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेशनल अप्रोचेस नाउन है, तो यहाँ पे ये नाउन है। बोथ चूंकि एडजेक्टिव का फंक्शन का डिटरमाइनर का कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है, तो वो आ सकता है, नाउन के साथ वो आ सकता है, हम उसको नाउन में ही कंसिडर कर लेंगे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का हम देख रहे हैं कि टू प्लस नाउन इधर भी है, टू प्लस नाउन उधर भी है, इसमें कोई एरर नहीं है। एरर हमारा यहाँ पे है। देखो एडजस्टमेंट्स नाउन है, कहने के क्या मतलब हो रहा है? कॉन्टेक्स्ट का, कॉन्टेक्चुअल एरर है इसमें। कॉन्टेक्स्ट का कहने क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है? टाइम एडजस्टमेंट नहीं करना है, टाइम के साथ एडजस्टमेंट करना है। जैसे टाइम के साथ चीज़ें बदलती है, तो आपको भी उन बदलाव के साथ खुद को बदलना है, अपने बिजनेस मॉडल्स को बदलना है, क्योंकि टाइम के साथ नीड्स बदलती है, डिमांड्स बदलते हैं। तो बिजनेस मॉडल और उन बिजनेस मॉडल को चलाने के लिए जो आपका टैक्टिकल स्ट्रैटेजिक माइंड है, उसको चेंज करना है। तो टाइम के साथ करना है, यानी टाइम नहीं, टाइमली। यहाँ पे क्या होगा? टाइमली होगा, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए। टाइमली मतलब कि जब जरूरत पड़े सही टाइम पे करना चाहिए एडजस्टमेंट। तो एरर किस में था? हमारे बी ऑप्शन में। ठीक है, आया समझ में? बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, देखते हैं ये सेंटेंस क्या कह रहा है। He twisted his ankle while playing cricket and was not allowed to play again in the next match। ठीक है, क्या कह रहा है कि उसने अपना एंकल मोड़ लिया, मतलब कि ट्विस्टेड हिज एंकल मतलब कि गिर गया, उसका एंकल ट्विस्ट हो गया जब वो क्रिकेट खेल रहा था, वाइल प्लेइंग क्रिकेट, एंड वाज नॉट अलाउड टू प्ले अगेन इन द नेक्स्ट मैच। उसको अलाउ नहीं किया गया कि नेक्स्ट मैच में खेले। अब ग्रामेटिकल वे में देखते हैं। ही ट्विस्टेड हिज एंकल, जो कि पास्ट टेंस का बात कर रहा है। ही क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट, ये हो गया पास्ट टेंस वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हिज एंकल ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। हिज क्या है? पॉजेसिव डिटरमाइनर है, आप पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हो, बता रहा है कि उसका ये एंकल टूटा है। वाइल प्लेइंग क्रिकेट, वाइल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, क्योंकि वाइल क्या बताता है कि जब कोई एक्शन हो रहा था उस टाइम कंटिन्यूअस था, और कंटिन्यूअस के लिए हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो वाइल के साथ भी प्लेइंग वाला फॉर्म बिल्कुल सही है। क्या खेल रहा था? क्रिकेट खेल रहा था। एंड, तो ये भी सही है। वॉज नॉट अलाउ, अब देखो अलाउ उसको नहीं किया गया है, ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर है। वॉज के साथ वर्ब जब आए और ये बताए कि एक्शन वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, वो किसी को अलाउ नहीं कर रहा है कि नहीं खेलेगा, उसको ही अलाउ नहीं किया गया खेलने के लिए, यानी वो सब्जेक्ट डूअर नहीं, रिसीवर है एक्शन का। तो वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म की आती है, और ये पैसिव, हम कह सकते हैं पैसिव वर्ब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो वॉज नॉट अलाउ नहीं होगा, अलाउड होगा, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है। वॉज नॉट अलाउड टू प्ले अगेन इन द नेक्स्ट मैच। तो एरर किस में था? हमारा पार्ट सी में एरर था। ठीक है, चलो काफ़ी, ये तो इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार कर लो सॉल्व खुद से, फिर देखते हैं क्या है इसमें, एरर क्या है। स्टूडेंट्स वेर अलाउड टू सेव मनी बाय बोर्डिंग इन द सिटी इंस्टेड ऑफ इन द कॉलेज कैंपस। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये अलाउ किया गया था कि वो सिटी में बोर्ड करे। बोर्ड का मतलब क्या होता है? रहना। ठीक है, तो वो सिटी में रह के पैसे बचा सकते हैं। ठीक है,
कॉलेज कैंपस में रहने की जगह। तो ये सेंटेंस है। ग्रामेटिकली देखते हैं क्या कह रहा है सेंटेंस। स्टूडेंट्स वेयर अलाउड, अगेन पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है क्योंकि स्टूडेंट्स किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अलाउ किया जा रहा है। स्टूडेंट्स चूंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी आई है, अलाउड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये पार्ट सही है। टू सेव्ड मनी बाय बोर्डिंग, अलाउ क्या किया गया था, सेव करना। टू के साथ कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आती है, ठीक है। यहाँ भी इन्फिनिटिव स्ट्रक्चर है तो सेव्ड क्यों लिखा है सेकेंड फॉर्म, सेव लिखो। टू सेव मनी बाय बोर्डिंग इन द सिटी इंस्टेड ऑफ इन द कॉलेज कैंपस। तो एरर था बी में। सेंटेंस बहुत सिंपल था, एरर भी सिंपल था। देखते हैं इसमें क्या है। The railways enabled goods, raw materials and people to be moved about rapidly, facilitating trade and industry. No error. Railways enabled. Railways ने क्या enable किया? Goods, चीज़ें, सामान, raw materials, उन सामान को बनाने के लिए जो materials की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उनको अलाउ किया। और पीपल को क्या अलाउ किया, टू बी मूव्ड अबाउट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। मूव अबाउट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो रेलवे ने ये अलाउ किया, इनेबल किया, मतलब किसी तरह से रेलवे ने ये ईजी कर दिया कि गुड्स, रॉ मटेरियल, पीपल एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। रैपिडली फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और ये करते हुए उसने और क्या किया, तो उसने बहुत तेज़ी से ट्रेड और इंडस्ट्री को भी बढ़ाया, क्योंकि अब चूँकि गुड्स, रॉ मटेरियल, पीपल जा पा रहे हैं तो ट्रेड व्यापार भी उतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो रेलवेज इनेबल गुड, चूँकि पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो रेलवेज हमारा सब्जेक्ट, गुड्स, रॉ मटेरियल्स और पीपल हमारा ऑब्जेक्ट। ये वर्ब है पास्ट टेंस की, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3, ठीक है, बिल्कुल सही है। एंड के साथ हम देख लेते हैं, हमें पता है एंड के साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच ज्वाइन होता है क्योंकि पैरेललिज्म हमें रखना पड़ता है। तो गुड्स भी नाउन है, रॉ मटेरियल्स भी नाउन है, पीपल भी नाउन है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो एंड वाला भी ठीक हो रहा है। टू बी मूव्ड अबाउट, अब टू बी मूव्ड अबाउट मतलब कि क्योंकि रेलवेज अलाउ कर रहा है तो पैसिव वॉइस है, तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा इन्फिनेटिव का पैसिव होता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1। तो ये एक्टिव में होता है जब कोई चीज़ हो रही है, सब्जेक्ट कर रहा है, पर वो चीज़ उसको अलाउ कर रहा है, क्योंकि देखो गुड्स, रॉ मटेरियल्स और पीपल को वो मूव करवा रहा है रेलवेज। गुड्स, रॉ मटेरियल, पीपल किसी को मूव नहीं करा रहे, तो पैसिव वॉइस है, तो 2 + V + V3 आएगा। तो टू बी मूव्ड अबाउट, ठीक है, ये वाला पार्ट भी सही है। अब कॉमा के बाद मैंने बताया था ना कि कॉमा के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है जो कि एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह काम करता है। तो यहाँ भी बता रहा है कि ये करते हुए क्या हुआ, तो यहाँ पे ये एडवर्ब की काम कर रहा है क्योंकि ये इनेबल्ड को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि जब रेलवेज ने ये इनेबल किया तो उसके साथ ही ये भी चीज़ हुआ, वो फैसिलिटेट भी हुआ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो अब ये एडवर्ब का काम कर रहा है, आईएनजी फॉर्म कॉमा वाला, तो इसमें भी कोई एरर नहीं था। द रेलवेज इनेबल गुड्स, रॉ मटेरियल्स एंड पीपल टू बी मूव्ड अबाउट रैपिडली फैसिलिटेटिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ये हमारा था नो एरर क्वेश्चन, ठीक है। नाइन में देख लेते हैं क्या क्या है। आप पहले देखो, बताओ क्या एरर है, ठीक है, बताओगे कैसे, ये तो लाइव है नहीं, तो अपने में ही देख लो कि क्या आपका एरर सही था या नहीं था। देखते हैं। He have to return the property under the terms of an agreement he has with the original owner। क्या कह रहा है कि he have to return, मतलब उसको रिटर्न करना पड़ेगा, वो उसकी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है कि उसको रिटर्न करना पड़ेगा। क्या रिटर्न करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो उसके हैं ओरिजिनल ओनर के साथ, जो उसने एग्रीमेंट साइन किया है उसके अंडर उसको ये काम करना पड़ेगा। ये कॉन्टेक्चुअल है। ग्रामेटिकली देख ले तो ग्रामेटिकली हम, मुझे लगता है कि आपको आराम से एरर मिल गया होगा। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव नहीं लगेगा, हैज़ लगेगा, क्योंकि हैज़ सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होती है, तो मैं एरर तो मिल गया। ही हैज़ टू रिटर्न, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही लगा हुआ है। क्या, द प्रॉपर्टी अंडर टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट, एंड भी लगा एग्रीमेंट के साथ क्योंकि वावल साउंड है। मैं वो बता रहा हूँ जो एरर हो सकते हैं, आपके पॉसिबल एरर हो सकते थे सेंटेंस में, बट वो सब सही है। फिर अगेन ही के साथ हैज़ लगा हुआ है विद द ओरिजिनल ओनर, ओरिजिनल एडजेक्टिव ओनर नाउन, तो वहीं पे एरर था हमारे पार्ट ए में, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन,
ठीक है, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना होमवर्क में दे देते हैं। होमवर्क में आप कमेंट करके मुझे बताना कि इसमें क्या एरर है, बताना ABCD में क्या एरर है, या फिर अगर एरर नहीं है तो ई बताना, बट सिर्फ ये मत लिखना ABC, बताना भी कि क्या चेंज करना है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपके कॉन्सेप्चुअल्स, आपको अंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर हो रही है या नहीं। तो ये वाला आप कर लेना होमवर्क में, ठीक है, देख लो यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट कर देना। तो हम सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। अब इसी और एक और अच्छे सेशन में मैं आपसे मिलूँगा अगेन नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में भी जाके अपने डाउट्स आप शेयर कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर लेना है आपको, एक बार फिर से मैं बता दूं कि क्रिसमस सेल चल रहा है काफ़ी अच्छा, 35% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ठीक है। जितने भी बैंकिंग इंश्योरेंस के आपके हैं, दिखा भी देता हूँ मैं एक बार आपको, चलिए। जितने भी हमारे बैंकिंग इंश्योरेंस के आपके एग्जाम्स हो गए, जैसे आपका NISL हो गया, आपका फिर IBPS PO हो गया, SBI क्लर्क हो गया, SBI PO हो गया, जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, आपके मॉक टेस्ट होते हैं, आपके PDF कोर्सेज होते हैं, वीडियो कोर्सेज होते हैं, उन सब पे ये वाला डिस्काउंट आपको मिलेगा। कूपन कोड अब सैंटा लगाना, SANTA, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सैंटा SANTA, सैंटा लगाते ही आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, ठीक है। तो क्या पता आगे ऐसा इतना अच्छा डिस्काउंट आए या ना आए, तो अगर आपको लेना है, परचेज़ करना है, तो आप कर सकते हो। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।